Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So before I begin with the news analysis, let's look at the usual comment box. So some of you have asked some questions, some of you have given some suggestions and future topics which we can take up in our most important topics. तो एक एक करके चलते हैं उस पे. So पहला है sir take some essential GK questions that are important for CLAT and mock also take some session and classes. सो स्टूडेंट्स उसके प्रिपरेशन के लिए कि आप मॉक्स को कैसे बेटर एनालाइज कर सकते हो, बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए भी वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ सेशन. उसके अलावा येस वी ऑलरेडी टेक योर एसेंशियल जीके सेक्शंस और क्वेश्चंस हम लेते ही आपके. तो आपका जो 20 जीके क्वेश्चन फॉर्मेट है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आपके हर दिन के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. मोर ओवर मॉक्स के टाइम में होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए हो सकता है, और जो नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर कुछ करा जा सकेगा तो वो भी करा जाएगा. ओके सर, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर बॉडीज विद देयर हेडक्वार्टर्स एंड फॉर्मेशन ईयर. सो यस, एक वीडियो उसके लिए भी बनाया जा सकता है, बट आई थिंक आप इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं. यू जस्ट नीड टू हैव अ राइटअप, एंड राइटअप में इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, तो आप उसके थ्रू भी इन सबको कवर कर सकते हैं. आई डोंट थिंक वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक वीडियो कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. सो माई एडवाइस वुड बी कि ट्राई टू, इफ यू आर अ क्लैट प्रेप स्टूडेंट, यू ऑलरेडी हैव दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज इफ यू आर अ नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स, आप एक कंपाइलेशन कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो एंड कीप फॉलोइंग अस, जिससे आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारी पता रहें. ओके नेक्स्ट सर, कैन यू कंडक्ट 6 मंथ जीके मैराथन रिवीजन. सो यस, जीके मैराथन रिवीजन्स भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें 6 मंथ्स के जो आपकी जीके होती है उन सब का एक बार रिवीजन हो जाएगा. मोर ओवर इट वुड बी पॉसिबल ओनली इन द लेट्स से इन अ मंथ और 2. अभी इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. सो रामजस हैं जो हर बार आपके आंसर्स करते हैं हमारे. सो मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि क्लैट कौन कंडक्ट कराता है. सो एज अ क्लैट स्टूडेंट यू शुड नो कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू नॉट जे दैट माय एलुमनाई, कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलके इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं. और पहले ये इंडिविजुअल कॉलेजेस कराते थे, अब मिलके सब एक एग्जाम कराते हैं. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है कि वेस्टर्न घाट्स के और क्या क्या नाम है. तो इन्होंने जो नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सह्याद्री, नीलगिरी, अनाईमलाई, ये सब नाम दिए हैं, बट एक्चुअल में अनाईमलाई जो है ये वेस्टर्न घाट्स नहीं, अनाईमलाई एक पीक का नाम है जो हाईएस्ट पीक है आपकी वेस्टर्न घाट्स की. नीलगिरी भी आप तमिलनाडु के अंदर में इसको मेजरली नीलगिरीज बोलते हो, और जब आप महाराष्ट्र गोवा की साइड में आते हो तब इन्हें सह्याद्री बोला जाता है. थर्ड क्वेश्चन का भी इन्होंने आंसर दिया है. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस, 0.8, बट 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो आपका होता है. अगेन इफ यू रिमेंबर, ब्लड डोनेशन के टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए. नेक्स्ट इन्होंने और 2 आंसर्स दिए हैं. फर्स्ट ह्यूमन इनटू स्पेस, यस आई आस्क्ड यू ऑल, इट वाज यूरी गागरिन. और इन्होंने जो मैं आज ही क्वेश्चन पूछने वाला था कि फर्स्ट इंडियन इनटू स्पेस कौन था, सो उनका भी इन्होंने आंसर दिया, राकेश शर्मा. ओके लेट्स मूव टू द राइट साइड. सर कैन यू प्लीज एलेबरेट द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो डिटेल में यहां समझा पाना मुश्किल होगा, बट अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को समझाना चाहूं तो वो ऐसे होता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट यूजुअली जब अपॉइंट करता है तो उसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के लिए. बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, उसे कंसल्टेशन करनी है, उसे कंसल्टेशन करनी है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज ही मे डीम फिट. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस से उसको कंसल्टेशन करनी होती है. तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉज हुए जिन्हें हम 3 जजेस केसेस कहते हैं. तो फर्स्ट जज केस था, सेकंड जज केस था और थर्ड जज केस था. फर्स्ट जज केस के अंदर में क्या बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, मतलब एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, बट ये जो कंसल्टेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ पीसमील एक्सरसाइज कि बस आपने फॉर्मेलिटी के लिए उसे कर दिया, बट उसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए. फिर सेकंड जजेस केस आता है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस कंसल्टेशन वर्ड का मतलब होता है कंकरेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो आपका प्रेसिडेंट है उसको कंकर करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स.
एंड उसके बाद आपका थर्ड जजेस केस आता है जिसे हम कॉलेजियम केस भी बोलते हैं, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, कंसल्टेशन का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंकरेंस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो थर्ड जजेस केस के थ्रू हमने कॉलेजियम सिस्टम को स्टैब्लिश करा। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? तो कॉलेजियम सिस्टम इज बेसिकली कि जो प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन करनी है उस कॉलेजियम के अंदर में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके आपका कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे और जो ये कंसल्टेशन देंगे वो आई कैन से कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर पे बाइंडिंग होती है। ये यहां पे इस पर्टिकुलर जजमेंट का इफेक्ट। तो दिस इज द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस कि रेदर देन प्रेसिडेंट अपने मर्जी से यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से एडवाइस दें और जिसको चाहे उसको बनाए, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं बनाए, ऐसा नहीं होता है। बीच में एक आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम पुट अप कर दिया है जिसके अंदर में कॉलेजियम आपको रिकमेंडेशन देता है एंड यूजुअली प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं लोगों में से चूज करके किसी को करना होता है। बहुत सेल्डम होता है कि जो जजेस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड करे हैं कि उनको आपने ऊपर जाके प्रमोट नहीं किया या आपने उनको सुप्रीम कोर्ट का जजेस नहीं बनाया। ऐसा जब भी होता है तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है एंड वो न्यूज में आप देखते हो। तो दिस इज द कॉलेजियम सिस्टम इन शॉर्ट। नेक्स्ट, सो प्रणव सिंह ने भी आंसर दिया है, क्लैट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय कंसोर्शियम। रामजस का ओके क्वेश्चन था, आई वाज आस्किंग अबाउट माय मिस्टेक, आई रेड कमिटमेंट, इट इज कमीशन वर्सेस कमिटी। ओके, तो लास्ट टाइम इन्होंने कमीशन और कमिटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया था, बट एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट कमीशन वर्सेस कमिटी। सो इन जनरल अगर आपको आपके क्लैट के हिसाब से बताऊं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। कमीशन और कमेटी दोनों एक ही बात होती है, दोनों का कुछ एजेंडा होता है, कुछ उनके मीटिंग्स होती हैं, कुछ उनके मिनट्स होते हैं जो जिसके अंदर में वो मेजरली कोई डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं। तो ऐसे कोई डिफरेंस होता नहीं है। इंग्लिश का कुछ अगर डिफरेंस होता होगा तो आई थिंक इंग्लिश का जो फैकल्टी है ही वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू लेट यू नो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। यस, तो प्रणव ने भी सही आंसर दिए, फर्स्ट ह्यूमन टू गो टू स्पेस एंड फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो नीलेश बिश्नोई का हमारे पास एक पर्टिकुलर सजेशन है MIT ऑन ब्रिक्स गेम। सो एक्चुअली आई आस्क यू बिकॉज ब्रिक्स गेम क्या है आई डोंट नो, ब्रिक्स तो आई कैन अंडरस्टैंड, गेम आई डोंट नो किस एक्रोनिम को आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो। फाइनली नयन अनिल 4707 ने पूछा है, सर इफ अ पर्सन एक्चुअल एज इज 19 years बट ऑफिशियली लाइक इन आधार कार्ड इट्स ओनली 16 years, देन कैन ही टेक डिफेंस ऑफ माइनर इफ ही डिड एनीथिंग रॉन्ग और विल ही बी कंसिडर अंडर माइनर? ओके, तो ये आपका लीगल का क्वेश्चन हो गया कि सिंपली द क्वेश्चन इज कि अगर किसी की बायोलॉजिकल एज इज 19 years है, मतलब बायोलॉजिकली ही और शी इज 19 years, बट जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार है आपका, जैसे आपके 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट होती है, अगर उसके अंदर में वो माइनर शो हो रहा है, 16 years हो रहा है, तो क्या वो माइनर का डिफेंस ले सकता है? तो अगर पहली चीज तो ये क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आधार आपका प्रूफ ऑफ बर्थ होता है या नहीं होता है। सो रिमेंबर दिस कि आधार आपका प्रूफ ऑफ बर्थ होता भी नहीं है। तो फॉर अ सेकेंड लेट्स से कि आधार की बात नहीं कर रहे हैं हम 10th क्लास की मार्कशीट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर में आपकी जो ऑफिशियल एज है वो 16 है रेदर देन 19 जो आपकी करंट बायोलॉजिकल एज है। सो अब तो ये कर पाना मुश्किल हो चुका है बिकॉज अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट उसी टाइम में बन जाते हैं, स्कूल्स के टाइम में भी बहुत तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाता है, तो एज को फज कर पाना, इस टाइप से फजिंग कर पाना इट बिकम्स वेरी टफ। बट लेट्स से आप ये पॉसिबली कर पाए हो और अब आपके डॉक्यूमेंट्स में 16 years है बट यू आर एक्चुअली 19 years which means you are an adult और आप 18 years above हो, तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू उसमें जाना पड़ेगा। आपके ऊपर पॉक्सो, आपके सॉरी नॉट पॉक्सो बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं लगेगा, आपके ऊपर में जो अब आपका भारतीय न्याय संहिता है ना कि IPC वो अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से होता है तो आप तो ऑब्वियसली आप डिफेंस ले सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ऐसा है, बट एट द सेम टाइम सामने वाले प्रोसिक्यूशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेट्स से कि अगर कोई क्वेश्चन करता है कि आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एज है इट इज रॉन्ग, बायोलॉजिकली आपकी एज 16 नहीं, आपकी एज 19 है, तो अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपके DNA टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं आपके पास में, जिससे आपकी बोन मैरो टेस्ट होता है जिसके टेस्ट के थ्रू आपका पता करा जा सकता है कि आपकी एक्चुअल एज क्या है।
तो इट इज अप टू यू नाउ टू शो कि नहीं आपकी जो एक्चुअल एज है वो 16 है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको और कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और सामने वाली साइड क्या कहेगी कि जो आपके टेस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो लेट्स से अगर फुल प्रूफ माने जाते हैं तो उनको आपको डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर टेस्ट को कि ये टेस्ट आप नहीं मान सकते हो, दीज टेस्ट आर रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से होता है। बट अगेन ऑब्वियसली यू कैन टेक अ डिफेंस अगर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, बट रिमेंबर आधार इज नॉट अ ऑफिशियल या इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एज ऑफ अ पर्सन। आप 10th या 12th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट इनको यूज करते हो प्रूफ ऑफ एज के लिए, और कभी भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो कोर्ट यूजुअली उन केसेस के अंदर में कोई ना कोई बायोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे आस्क करेगा, कोई मेडिकल टेस्ट बताएगा जिसके अंडर में आपकी एज को क्रॉस चेक किया जाएगा। अब इट इज अप टू द कोर्ट कि वो उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल या मेडिकल टेस्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, या फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो एज है उसके बेसिस पे आपको आंसर देता है। ओके, सो दिस इज द current situation or the current legal situation when it's come to dispute regarding age. Okay, so these were the questions from this. So अब हम आज के न्यूज एनालिसिस पे आते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज पूरे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो इससे भरा हुआ है, करंटली अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करोगे या आप आज के कोई न्यूज चैनल या ऑनलाइन भी शो सीख करोगे, तो द ओनली न्यूज विच यू आर गोइंग टू लुक एट द फ्रंट ऑफ योर न्यूज़पेपर्स एंड योर टीवी चैनल्स इज रिगार्डिंग द टर्मोइल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर में शेख हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, और अब फाइनली वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट फ्रेम करी गई है अंडर द बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी चीफ। तो वहां पे बहुत ज्यादा टर्माइल हो रही है। इंडिया भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, वो सिचुएशन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है टू फाइंड आउट कि क्या यहां पे इंडिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आर्मी भी स्टैंड बाय पे है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, तो आर्मी भी रेडी है कि वो क्या एक्शन लेना है। तो ओके, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सो पहले मैं आपको एक बार का पूरा टाइमलाइन समझाऊंगा कि ये करंट क्राइसिस क्या है, उसके बाद में हम बांग्लादेश की कुछ हिस्ट्री पे आएंगे, बिकॉज रिमेंबर क्लैट इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछता है। बांग्लादेश में क्राइसिस हो रहे हैं तो बांग्लादेश की हिस्ट्री, बांग्लादेश इज आवर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के साथ उसके रिलेशंस खट्टे मीठे हुए हैं, प्रोबेबली अब वापस खट्टे भी हो सकते हैं और इस टाइप के रहे हैं। तो इस वजह से, और हमारा इन्वॉल्वमेंट भी था बांग्लादेश के लिबरेशन के अंदर में, इसलिए बांग्लादेश की हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मेजर फैक्ट्स की, जैसे उनका नेशनल एंथम क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनकी कैपिटल क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे कुछ के लिए, बट ये क्वेश्चंस भी आपके हमें कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार का गो थ्रू करते हैं कि अभी का करंट क्राइसिस टाइमलाइन क्या है। तो सिचुएशन स्टार्ट होती है 1972 से, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वहां पे आप बांग्लादेश का नया कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो। 1971 के अंदर में वहां लिबरेशन वॉर हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा डिस्कस करेंगे। लिबरेशन वॉर हुआ 72 के अंदर में, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, और जो 1972 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था, इट इज वेरी सिमिलर टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द बांग्लादेश आल्सो हैज। ओके, तो बांग्लादेश के अंदर में जस्ट लाइक आर आर्टिकल 15, वहां पर भी बात होती है कि जो आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 15-16 है, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो आपकी बाकी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बट जस्ट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी गवर्नमेंट को पावर दी हुई है टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। तो कोई अगर बैकवर्ड क्लास है एज पर द गवर्नमेंट, तो उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट कर सकती है। So what did शेख मुजीबुर रहमान did? So 1972 सितंबर 5 को उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करा टू द फ्रीडम फाइटर्स। तो जो आपके बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया, एंड 10% वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू वुमेन। हम लिबरेशन वॉर के बारे में जब बात करेंगे, वी वुड फाउंड कि मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द फर्स्ट सच वॉर इंसिडेंट। इस टाइप का पहला वॉर इंसिडेंट था जहां पे रेप को, विमेन के रेप को एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज करा गया टू डीमोटिवेट द पीपल, टू डिस्करेज दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। तो ये मूवमेंट इसलिए भी बड़ा फेमस है। तो इसके अंदर में 30% रिजर्वेशन टू फ्रीडम फाइटर्स और 10% टू वुमेन को मिला।
तो 1972 से 75 में शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया, वहां पे पहली मिलिट्री कू हुई और उसके बाद में 75 से लेकर 1996 तक कभी वहां पे मिलिट्री रूल रहा, कभी बीच में आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, फिर आपके वापस से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, बट ऑन एंड ऑफ 1996 तक इस रिजर्वेशन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ये रिजर्वेशन फ्रोजन रहा। However, 1996 में the erstwhile, I would say the former Prime Minister of Bangladesh, शेख हसीना फर्स्ट टाइम आपकी प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो डिसीजन लेती है इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को रिस्टोर करने का। बट नाउ यू नो कि जो 72 के लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, दे मस्ट बी नाउ इन द लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ टाइम, कि बेसिकली अब 50-60s में होंगे। तो यहां पे क्या करा गया कि जो रिजर्वेशन है इसको उनके सन्स और डॉटर को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं, उनके बच्चों को भी ये रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 96 में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2011 के अंदर में 2008 के बीच में फिर अगेन मिलिट्री हुई 2007 में, एंड जो अपोजिशन पार्टीज थी उनकी रूलिंग आई, तो फिर से आपका जो रिजर्वेशन का या कोटे का सिस्टम था वो वापस से ठंडा पड़ गया, फ्रोजन हो गया। एंड फाइनली 2008 के अंदर में वहां इलेक्शंस हुए, दिसंबर के राउंड इलेक्शंस होते हैं, तो 2009 में शेख हसीना अगेन केम इनटू पावर। तो उन्होंने ये जो कोटा था इसको एक्सटेंड कर दिया टू दी ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको भी ये कोटा एक्सटेंड कर दिया गया। तो 2011 में ऐसा किया गया। 2018 के अंदर में वहां पे कुछ कमीशन बने थे 2017-18 में, एंड वहां पर उस टाइम में भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बाय द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर में उनकी मेन डिमांड थी कि ये जो रिजर्वेशन कोटा है इसको विड्रॉ कर देना चाहिए। However, यहाँ पे नॉट हाउएवर बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कोटे को विड्रॉ कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन एंड द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी शेख हसीना की, इट वाज फोर्थ गिविंग, और उन्होंने 19 में इलेक्शंस होने थे, 18 के अंदर में उन्होंने इस कोटा को विड्रॉ कर दिया। 2019 में अगेन शी केम इनटू पावर और फिर से वो कंटिन्यू करती रहे। अब 2024 के अंदर में फिर से अभी जनवरी में ही वहां इलेक्शन हुए थे, एंड शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर बनी वो फोर्थ टर्म के लिए इन द 2024 इलेक्शन। अवामी लीग जो उनकी पार्टी है और जो उनके फादर की भी पार्टी थी, इट अगेन केम इनटू पावर। बट 2024 के अंदर में फरवरी मार्च के अराउंड में उनका जो हाई कोर्ट है बांग्लादेश का, उसने इस कोटे को रीइंस्टेट कर दिया कि जो आपने ये कोटे को खत्म कर दिया था, इसको कोटा सिस्टम को, इसको रीइंस्टेट कर दिया कि जो आपका डिसीजन था इट इज वाज आर्बिट्री। जो आपके फ्रीडम फाइटर्स और उनके फैमिली मेंबर्स है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड पीपल, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो इसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया। सो जैसे ही अब रीइंस्टेट हुआ तो वापस से प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए। देयर आर सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज विच स्टेट कि इसके अंदर में आपके अपोजिशन लीडर्स भी इन्वॉल्व थे। देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ISI ऑल्सो, देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ CIA ऑल्सो, यूनाइटेड स्टेट्स की CIA भी शायद इसके अंदर में इन्वॉल्व थी। तो ये एलिगेशन स्टार्ट हुए, बट ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होना हुआ जुलाई 2024 के अंदर में, एंड इस मीन टाइम इस 2-3 महीने के अंदर में मोर देन 150 स्टूडेंट्स, यंग पीपल हैव डाइड इन डिफरेंट प्रोटेस्ट इन द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। पूरे बांग्लादेश के अंदर में, मेजरली ढाका के अंदर में, विच इज देयर कैपिटल, वहां पे राइट स्टार्ट हो गए, वहां पे प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए। पुलिस की हाई हैंडेडनेस थी, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, पैरामिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उन्होंने भी ब्रूटैलिटी यूज करी, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट का लेवल था वो भी हो गया। बट सम पीपल से कि जुलाई के अंदर में शेख हसीना ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने जो ये प्रोटेस्टर्स थे उनको एक पर्टिकुलर डेरोगेटरी टर्म से डिनोट करा कि ये सब लोग रजाकार्स के फॉलोवर्स हैं। रजाकार्स, तो रजाकार्स कौन थे? रजाकार्स एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई थी जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था और पाकिस्तान की आर्मी ने, सो रजाकार्स कोई पाकिस्तान के लोग नहीं थे, ये बांग्लादेश के लोग थे, बट ये चाहते थे कि जो आपका बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम का, ये पाकिस्तान का ही पार्ट रहे। तो रजाकार ये लोग थे जिन्होंने वहां पे उस टाइम में मास किलिंग्स करी, वहां पे मास रेप्स करे गए, आर्सन करा, लूटिंग करा और इस टाइप के गलत एक्सीडेंट्स करे। तो यहाँ पे उन सबको आज बांग्लादेश सोसाइटी के अंदर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां पे शेख हसीना ने एक दिन कमेंट कर एक पर्टिकुलर स्पीच में कमेंट कर दिया कि अगर रिजर्वेशन देना है तो मैं फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ही दूंगी, मैं क्या रजाकार के बच्चों को ही दूंगी। तो ये इस स्टेटमेंट से आपका कहते हैं स्पार्क लग गया उस प्रोटेस्ट के अंदर में, और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हैं ये और ज्यादा फ्यूल हो गए। इसके अगेंस्ट में रजाकार बोलने के अगेंस्ट में उनके स्टेटमेंट्स भी आने लगे कि यस आई एम अ रजाकार एंड हु आर यू, यू आर अ डिक्टेटर। इस टाइप के वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए।
तो जुलाई 24 में सुप्रीम कोर्ट ने, जब यहां पे प्रोटेस्ट बहुत इंक्रीज हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को वापस रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू 5%। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट करा कि अब जो 93% जॉब्स हैं उनको ओपन कैटेगरी मेरिट बेस पे होगा, 5% रिजर्वेशन वुड बी टू द फ्रीडम फाइटर्स, 1% एंड 1% कुड बी टू द बैकवर्ड एथनिक कम्युनिटी, जो बैकवर्ड एथनिक कम्युनिटी है आपकी, या ट्रांसजेंडर पर्संस हैं और अलग जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिलना चाहिए। तो यहां पे ये चल रहा था, बट स्टिल अब जो वहां का मूवमेंट था वो मूवमेंट अब एक 1 पॉइंट मूवमेंट बन चुका था। तो आप अब प्रेजेंट मूवमेंट को 1 पॉइंट मूवमेंट भी कह सकते हो। एंड व्हाट वाज दिस 1 पॉइंट मूवमेंट, कि ये जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसका एक ही गोल है, एंड द गोल इज टू मेक द शेख हसीना रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो एक ही मूवमेंट हो गया। 4 मार्च को इन्होंने लॉन्ग मार्च टू ढाका स्टार्ट करी। जैसे आपके 1857 की म्यूटनी के टाइम में जो आपके सिपाहीज थे उन्होंने क्या चलाया था, दिल्ली चलो मूवमेंट, तो सिमिलरली इन्होंने भी ढाका चलो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लॉन्ग मार्च टू दिल्ली स्टार्ट करा। और फाइनली इस प्रेशर को देखते हुए मोर देन 300 स्टूडेंट्स एंड पीपल हैव डाइड इन द बांग्लादेश प्रोटेस्ट। और यहां पे अब जो सिविल प्रोटेस्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्मी ने यहां पे इमरजेंसी भी कॉल कर दी और उसके बाद एक्शंस भी लिए गए और बहुत सारे प्रोटेस्ट, बट प्रोटेस्ट अब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। सो फाइनली 5 अगस्त को शेख हसीना, येस्टरडे शेख हसीना हैड टू रिजाइन, एंड शी द रीसेंट रिपोर्ट शोज कि वो अब फाइनली इंडिया में लैंड कर चुकी हैं। शेख हसीना और उनकी जो सिस्टर है दोनों की दोनों इंडिया में आ चुकी हैं। और अब फाइनली वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उर जमान। वकर उर जमान इज द करंट बांग्लादेश आर्मी चीफ, और जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है उसको अभी वो होल्ड कर रहे हैं। और अभी तक वहां की पार्लियामेंट जो है जनजाति संसद, उसने अब तक रिजाइन नहीं करा है, तो अभी डिमांड चल रही है उसको रिजाइनेशन मांगने की। उसके बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट कुछ टाइम तक रन करेगी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। और यहां पे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया है कि सून वी आर गोइंग टू हैव एन इलेक्शन और हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करेंगे। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने शायद इसलिए दिया बिकॉज बांग्लादेश की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है ऑफ दिस मिलिट्री कू। तो बांग्लादेश 71 के अंदर में लिबरेट हुआ था, बट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, नॉट इवन 5, नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर में पहली मिलिट्री कू हो गई, एंड 1 साल के अंदर में 3 बार कू हुई, एंड उसके बाद में तो वहां पे 6 से 7 ऐसी कू हो चुकी हैं। तो यहां पे कई लोगों को कई लोग आर्मी को डिस्ट्रस्ट करते हैं, दे बिलीव कि मोस्ट प्रोबेबली शायद आर्मी अब वापस से मिलिट्री रूल यहां पे स्टैब्लिश कर दे। तो इन सबके क्वेश्चन की वजह से भी वहां पे इस टाइप से प्रोटेस्ट रन कर रहे हैं और कुछ डाउट्स भी हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपसे जो यहां पूछूंगा, आपको मुझे बताना है कि वहां का एक बहुत फेमस पर्सन है, नोबल लॉरेट है बांग्लादेश का, नोबल विनर, जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर में नोबल प्राइज मिला हुआ है। एंड वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं दे आर डिमांडिंग कि ये जो नोबेल प्राइज विनर हैं इनको यहां पे गवर्नमेंट एडवाइजर बनाना चाहिए। एडवाइजर इस टाइम में वो होने चाहिए और ही शुड बी द वन जो हेल्प करे नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर में। सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अमर्त्य सेन, जिनको भी आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर में उसी साल के अंदर में आपको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको उस नोबेल लॉरेट का नाम बताना है जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर में आपके नोबेल प्राइज मिला हुआ है जो बांग्लादेश के। ओके, तो ये तो है आज की करंट क्राइसिस टाइमलाइन। अब हम एक बार हिस्ट्री पे गो थ्रू कर देते हैं कि क्या क्या है। तो डोंट वरी, हम अलग से, आई बिलीव हम इस पे भी अलग से सेशन करेंगे इस पूरे बांग्लादेश के इस मूवमेंट के ऊपर। बट पहले कुछ एक बार फैक्ट शीट से गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज ये वन लाइनर बहुत अच्छे बनते हैं। तो क्लैट के अंदर में भी अगर 3 क्वेश्चन टाइमलाइन पे आ गए तो 2 क्वेश्चन फैक्ट शीट पे भी आ सकते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री भी गो थ्रू करेंगे। ओके, सो पहला है कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। सो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ लोगों को लगेगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी उसने सरेंडर करा था ऑन 16 दिसंबर 1971, तो शायद उस दिन उनका इंडिपेंडेंस डे होता होगा। बट इंडिपेंडेंस डे वो सेलिब्रेट करते हैं ऑन मार्च 26, 1971 इज द डेट जिस दिन पे शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम करा था। सो दैट्स व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस Day of Bangladesh and not 16 December. So please mark this point. Next, very easy, capital is Dhaka, but ओके, अगर पढ़ा रहा हूं तो सब पढ़ाना ही पड़ेगा। करेंसी क्या है? करेंसी है उनकी टका। तो पहले इंडिया में भी टका चलता था, यहां पर भी अभी भी टका चलता है। सो करेंसी जो है वो टका है।
नेक्स्ट इनका एंथम क्या है? एंथम का नाम है अमर सोनार बांग्ला। और आपको मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर एंथम के कंपोजर या ऑथर कौन थे, किसने इस पर्टिकुलर एंथम को कंपोज या ऑथराइज किया है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज ऑल्सो। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज क्या है? सो ऑब्वियसली बांग्लादेश की इट इज बंगाली। 1952 के वहां पर बंगाल के अंदर में आपके ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम के में वहां पे एक लैंग्वेज मूवमेंट भी रन हुआ था, बिकॉज जब 1947 के अंदर में आपका पार्टीशन हुआ और वहां पे वेस्ट पाकिस्तान बना गया या पाकिस्तान बनाया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर करा कि उर्दू एंड ओनली उर्दू इज गोइंग टू बी द नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो बट बिकॉज वहां पे जो आपके 99% जो आपके बंगाली मुस्लिम थे जो वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, वो सब की प्राइमरी या मदर टंग जो थी वो थी उनकी बंगाली। तो वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसको ब्रूटली सप्रेस करा गया, बट एक वहां पे मूवमेंट जरूर स्टार्ट हो गया कि बंगाली शुड बी डिक्लेयर्ड एज दी सेकेंड लैंग्वेज इफ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ देयर। नेक्स्ट इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट। सो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन करा है बट वहां प्रेसिडेंट भी है, एंड प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। सो ओनली लास्ट ईयर ओनली इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। सो ही इज द करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट इज कि उनके लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया के अंदर में पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा, वहां का लेजिस्लेचर क्या है? तो वहां के लेजिस्लेचर का नाम है जातीय संसद। ठीक है, तो बंगाली टर्म है जातीय संसद होता है, संसद, जातीय संसद इज द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर। इसके बाद एचडीआई रैंक क्या है बांग्लादेश की? सो इंडिया अनलाइक इंडिया, एचडीआई रैंक जो बांग्लादेश की है इट इज बेटर देन इंडिया। ओके, एक टाइम पे जो बांग्लादेश था इट वाज अ पुअरर नेशन, अपना पुअरर कजन था आपका बांग्लादेश, बट अब वो एचडीआई में इंडिया से बेटर रैंक पे। तो आपको ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इंडिया की एचडीआई रैंक क्या है। So mention in the comment box इंडिया की HDI रैंक क्या है? So 129 is the HDI rank of Bangladesh. Next क्या है? Largest okay, next point is very importantly largest contributor to UN peacekeeping forces. तो यूनाइटेड नेशंस जगह जगह पे पीस को मेंटेन करने के लिए खुद की फोर्स रखता है। सिक्योरिटी काउंसिल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उन फोर्सेस को डिफरेंट पीस कीपिंग मिशंस पे भेजती है। एंड यू शुड नो कि जो पहला यूएन का पीस कीपिंग मिशन था वो था इजराइल पैलेस्टीन के अंदर ही। फर्स्ट टाइम जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, उस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करा गया था इजराइल पैलेस्टीन के इशू में। सो रिमेंबर दिस आल्सो। एंड प्रेजेंटली बांग्लादेश की जो आर्मी है इट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। सबसे ज्यादा जो पीस कीपर्स हैं वो बांग्लादेश ही देती है। किसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर थे, बट अब बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। एंड फाइनली मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो आपके ब्रैकिश वाटर के अंदर में, जहां पे आपका फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर या ओशन वाटर मिक्स होता है, वहां पे आपकी ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है आपका, ये आपका बांग्लादेश में ही है। तो आपको मुझे एक और चीज बतानी है कि जो मैं ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं इट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड विच फॉरेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर द वेरी फेमस बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर के लिए भी बहुत फेमस है, वहां के फ्लोरा एंड फौना के लिए भी फेमस है, और ये इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में है, बट मेजरली पोर्शन उसका बांग्लादेश में, कुछ पोर्शन उसका इंडिया में भी है। तो मैं किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की यहां बात कर रहा हूं, सो अगर आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकें कि नाम क्या है मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो बांग्लादेश में लाई करता है, सो दैट वुड आल्सो बी अ गुड एक्सरसाइज। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग बांग्लादेश। इसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के ऊपर पे। सो बांग्लादेश की हिस्ट्री पे आते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 से। सो इंडिया का जब 47 के अंदर में पार्टीशन हुआ तो आपका एक तो बना डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा बना डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन बिकॉज अभी तक हम रिपब्लिक नहीं बने थे, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन या हमने अपने हेड ऑफ स्टेट्स को इलेक्ट नहीं करा था, तो हम एक डोमिनियन थे और हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर में ही आते थे। तो उस टाइम में जब हमने पार्टीशन करा 47 के अंदर में, तो एक तो इंडिया बना, एक पाकिस्तान बना, एंड पाकिस्तान के अंदर में दो टेरिटोरियल डिवीजन थे।
एक तो था वेस्ट पाकिस्तान जिसको हम करंटली पाकिस्तान से जानते हैं, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज वो ईस्ट के अंदर में था, इंडिया के ईस्ट में था, तो ईस्ट पाकिस्तान उसका दूसरा नाम पड़ा। एंड फाइनली 71 में यही कंट्री इंडिपेंडेंट होके आपका बांग्लादेश बना। तो यहां पे आपका बांग्लादेश का क्रिएशन कहां से स्टार्ट होता है? सो ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड यू कि 53 के टाइम में आपके वहां पे लैंग्वेज मूवमेंट भी चल रहा था। वहां की जो पॉपुलेशन थी, दे वर नॉट हैप्पी कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको वहां पे दबाया जा रहा है और हम पे दूसरी लैंग्वेज इंपोज करी जाती। एंड लैंग्वेज इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। आपके 1956 के अंदर में भी आपने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा था। आंध्र प्रदेश के अंदर में पोतामाई श्रीमलू ने बहुत बड़ा एक मूवमेंट लॉन्च करा था, हंगर स्ट्राइक करी थी 56 डेज तक, और फाइनली ही डाइड, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए एंड फाइनली आपकी गवर्नमेंट को हेड डाउन करना पड़ा और उनको स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो सिमिलरली वहां पे लैंग्वेज मूवमेंट भी चल रहा था। एट द सेम टाइम द अदर प्रॉब्लम वाज कि जो मेजर आपकी पॉलिटिकल पावर थी और जो आपकी आर्मी थी वो मेजरली आपके वेस्ट पाकिस्तान से आती थी। So although East Pakistan was the more populous region of the Pakistan, and इसके अलावा उसका contribution to GDP was also high, still जब बजटिंग की बात होती, जब बजट बनता था तो जो मेजरली पैसा होता था उसका 50% ज्यादा, मतलब 50% मोर was provided to the West Pakistan। तो ईस्ट पाकिस्तान ऑल्दो कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बट स्टिल वहां पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को। तो ये सब भी उसके अंदर में इनर टर्मोइल चल रहा था। उसके अलावा इलेक्शन ऑफ 1970 से पहले एक इवेंट भी हुआ था। तो 1970 के अंदर में एक बांग्लादेश के अंदर साइक्लोन आया एंड इट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग साइक्लोन, एंड उस डेवास्टेटिंग साइक्लोन की वजह से वहां पे अराउंड 5 लाख पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर साइक्लोन। और उसके बाद मेजर रीजन की उसमें इतनी डेथ्स क्यों हुई, क्योंकि जो वहां की गवर्नमेंट थी उसने मिसमैनेजमेंट कर दिया था साइक्लोन के डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो बिकॉज उन्होंने वहां पे मिसमैनेजमेंट करा, उस वजह से वहां पे डेथ का जो स्केल था वो और भी इंक्रीज हो गया। बट फाइनली उसके बाद वहां पे इलेक्शंस हुए 1970 में, एंड लाइक आई सेड कि वहां पे पहले ही बहुत ज्यादा पब्लिक के अंदर में गुस्सा था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो इलेक्शंस हुए 1970 में उसमें जो अवामी लीग थी, अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में 169 में से 167 सीट जीती। तो वहां की जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली थी, जो उनकी आपकी लोकसभा होती है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान की जो 169 सीट थी उसमें से 167 सीट्स एक अकेले पॉलिटिकल पार्टी ने जीती, दैट वाज अवामी लीग। और by this particular margin it was the largest party in the whole of Pakistan also। पूरे पाकिस्तान के अंदर में आपकी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी ये आपकी अवामी लीग। सो ऑब्वियसली कि शेख मुजीबुर रहमान जो उनके लीडर थे, ही शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। बट 1970 के इस इलेक्शन में जो पाकिस्तान की आर्मी थी और पीपीपी पार्टी है उनकी, वहां पे पीपल्स आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पार्टी है जो उनकी, जो भुट्टो की पार्टी है आपकी, अली भुट्टो की, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पार्टी थी। इन दोनों ने प्रोटेस्ट करा। दे सेड कि ये एक जो इलेक्शन है इसके अंदर में जो इनकी डिमांड्स है, बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कुछ में चेंजेस भी करना चाहते थे बिकॉज उनके कुछ डिमांड्स थी। तो 6 पॉइंट एजेंडा एक चला रखा था उन्होंने। तो यहां पे उन्होंने टॉक स्टार्ट करी। दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, जनवरी 71 में इनके टॉक स्टार्ट हुए वहां पे पाकिस्तान में जाके, और उसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी और इन्होंने नहीं माना। एट द सेम टाइम यहां पर क्या करा गया, एक प्लानिंग स्टार्ट हो गई वहां पे कि हम अब इस पर्टिकुलर जो ईस्ट पाकिस्तान है इसके अंदर में हम एक मिलिट्री आपका ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, और जितने भी अवामी लीग के लीडर्स हैं और जो बांग्लादेश के या अब जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उन सबको या तो हम किल ही कर देंगे, बिकॉज उस टाइम में इसी तरीके से होता था, या फिर हम सब उनको डिटेन करके वेस्ट पाकिस्तान की जेल के अंदर में भर देंगे। तो इस वजह से वहां पे क्या हुआ, आपकी पाकिस्तान की आर्मी ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन सर्चलाइट। सर्च करो, लाइट मारो और उनको कैद कर लो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट वहां पे स्टार्ट कर दिया, एंड यहां से पाकिस्तान आर्मी की ब्रूटैलिटी स्टार्ट होती है। शेख मुजीबुर रहमान को मार्च के अराउंड में वहां पे कर दिया। मार्च 26 इंडिपेंडेंस डे के दिन उनको अरेस्ट किया गया था, बट अरेस्ट होने से पहले उन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को वहां पे साइन कर दिया। एंड दे सेड कि नाउ बांग्लादेश इज अ न्यू कंट्री, आपकी एक ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। सो दैट्स व्हाई मार्च 26 इज एन इंपॉर्टेंट डेट। तो जब उन्होंने प्रोक्लेमेशन साइन
साइन किया और वो जब पाकिस्तान ले जाया गया, सो ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड कि अब प्रोबेबली मुझे भी हैंग कर दिया जाएगा, जैसे पहले कि बाकी के नेताओं को करा जाता था, तो मुझे भी इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो बट एनी हाउ वो वहां पे चले गए और यहां पे जो ब्रुटैलिटी थी ऑपरेशन सर्चलाइट था वो वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने स्टार्ट कर दिया। और अब जस्ट रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट रजाकार्स, तो जो बांग्लादेश के अंदर में उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने रजाकार करके एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, अल बदर करके उन्होंने एक मिलिट्री फोर्स बनाई और अलग अलग नामों से कई ऐसी फोर्सेज आ गई। एंड इन सारी जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज टाइप बन गई थी, टेररिस्ट ग्रुप टाइप बन चुके थे, इन सबको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। सो यूजुअली क्या होता है जब आप किसी राइट विंगर को या इस टाइप के जो इमोरल एलिमेंट्स होते हैं इनको जब आप पावर देते हो, दे व्हाट दे डू, दे मिसयूज द पावर। तो इन्होंने वहां पे मास किलिंग, रेप, टॉर्चर, लूटिंग, आर्सन, एवरीथिंग व्हाटएवर दे कुड डन, तो वो कर सकते थे। और सबसे ज्यादा यहां पे टारगेट हुआ एक तो बंगाली हिंदूज का, तो जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू पॉपुलेशन थी सबसे ज्यादा उनका टारगेट हुआ। एंड बाय सम एस्टिमेट इंडिया के अंदर में अराउंड 1 करोड़ माइग्रेंट्स जो थे वो इंडिया के अंदर में इन्फ्लक्स उनका स्टार्ट हो गया। तो यहां पे दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी, तो वहां पे उन्होंने डिस्कशन करा एंड दे फाउंड आउट कि इंडिया इतने माइग्रेंट्स को यहां पे अकोमोडेट कर ही नहीं सकता है। तो दे फाउंड कि इकोनॉमिकली भी अगर मैं देखूं तो मेरे लिए वॉर पे जाना सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू कि मैं इन सबको अकोमोडेट करूं। तो यहां पे जो इंडियन आर्मी थी, आपकी आर्म फोर्सेस थी, दे ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश। एंड यहां पर आपकी क्या बांग्लादेश की एक मुक्ति वाहिनी करके है, मुक्ति वाहिनी करके एक पैरामिलिट्री, एक गुरिल्ला फोर्स बनाई गई, गुरिल्ला फोर्स बनाई गई। गुरिल्ला फोर्स होती है बेसिकली, एक होती है प्रोफेशनल आर्मी और एक होती है गुरिल्ला आर्मी। तो गुरिल्ला फोर्स होती है बेसिकली जो आपके एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह फाइट नहीं करती, छुपके और कैसे भी करके वो फाइट करती है, ठीक है। तो गुरिल्ला फोर्स क्रिएट करी गई थी आपके बांग्लादेश के अंदर में, जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग थे उस टाइम। अब हम ईस्ट पाकिस्तान को मैं बांग्लादेश बोल रहा हूं, तो उसके सपोर्टर्स जो थे, मिलिट्री के लोग, पैरामिलिट्री के लोग और सिविलियंस, उन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाई। और इंडिया ने जो मुक्ति वाहिनी के अंदर के वॉलंटियर्स थे उनको इंडिया में मार्च नहीं, मई के अराउंड से लेकर आपके करीब जब तक दिसंबर में उनको उन्होंने सरेंडर करा, तब तक आपके इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसको यहां पे सपोर्ट दिया। एंड इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट वाज ऑपरेशन जैकपॉट। इसके अलावा आप एक सबमरीन का नाम भी सुनोगे, सबमरीन गजनी करके है आपकी। उस पर्टिकुलर सबमरीन को इंडियन जो नेवल फोर्सेस थी उसने उस पर्टिकुलर सबमरीन को वहां पे नॉट गाजी वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सबमरीन, तो उसको वहां पे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो यहां पे ये सब चल रहा था। एट द सेम टाइम यू नो कि ये पीरियड कोल्ड वॉर का भी था। आई नो थोड़ा ज्यादा ओवरवेलम हो रहा, जस्ट हियर द स्टोरी। तो इसके अंदर में इंटरनेशनल रिस्पांस भी चल रहा था, तो कोल्ड वॉर भी था वहां पे उस टाइम में। तो इंडिया न्यू कि अगर उसको यहां पे सपोर्ट करना है तो उसको एटलीस्ट यूएस या यूएसआर में से एक की बैकिंग चाहिए। तो यूएस जो था वो पहले ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया न्यू कि यूएस से तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलना है। एंड इंदिरा गांधी का इससे पहले यूएस के साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था। तो यहां पे इंडिया और यूएसएसआर, तो सोवियत यूनियन इंडिया का फ्रेंड भी रहा था। तो अगस्त के अंदर में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी जिसको बोलते हैं हम इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो दिस ट्रीटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज यहां पे इसे कुछ एश्योरिटी मिली कि अगर अब यहां पे यूएस या चाइना इन्वॉल्व होता है तो सोवियत यूनियन इज देयर टू हेल्प इंडिया अगर कोई उस पर होता है। एंड अगेन जब यहां पे यूएस शुरू में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ में, बट दिसंबर के अराउंड जब यहां पे श्योरिटी हो गई कि अब पाकिस्तान लूज करने वाला है, तो यूएस ने अपना एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पे एयरप्लेन्स भी जिस पर्टिकुलर शिप से फ्लाई कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा और उसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। ओके, एंड इसके अगेंस्ट में यहां पे सोवियत यूनियन ने अपनी ग्रुप्स ऑफ शिप को भेज दिया, एक नेवल सबमरीन भेज दी। एंड यहां पे इट वाज वेरी क्लियर कि अगर यूएस कोई एक्शन लेता है तो सोवियत यूनियन और उसकी शिप्स वहां पे आर देयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो इस वजह से यूएस भी उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस वॉर के अंदर में कुछ भी नहीं कर पाया।
सो फाइनली ये सब चलता रहा और 16 दिसंबर 1971 को आपको मैं लास्ट में एक पिक्चर भी शो करूंगा जिसके अंदर में उन्होंने सरेंडर पे साइन करा। तो 16 दिसंबर 1971 को फाइनली जो आपकी पाकिस्तानी आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया टू द इंडियन आर्मी और यहां पे आपका जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो बांग्लादेश ने विन कर दिया और एक नया नेशन क्रिएट हुआ आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 इज नोन एज द लिबरेशन डे ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो यहां पे आपका 1971 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट होता है और बांग्लादेश एक नया नेशन की तरह इमर्ज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ कंट्री। सो रिमेंबर इट वॉज नॉट इंडिया विच रिकॉग्नाइज इट फर्स्ट। कुछ घंटे पहले इंडिया से भूटान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा। कुछ घंटे बाद इंडिया ने करा एंड बाय द ईयर 72 जो मेजर कंट्रीज थी सबने रिकॉग्नाइज करा। बाय द ईयर 74 पाकिस्तान जो उसका पहले बांग्लादेश उसी का ही पार्ट था, 74 तक आते आते आपके पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा। ओके, तो यहां पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दिस वाज द रोल ऑफ इंडिया। अगेन डोंट वरी, अभी मैंने सिर्फ आपको स्टोरी सुनाई है, इसका जो फैक्चुअल पॉइंट्स है स्टेप बाय स्टेप है, जो क्लैट के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम एक हैंडआउट में या MIT सीरीज में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद यहां पे 71 के अंदर में आपका जो शेख मुजीबुर रहमान एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड शेख मुजीबुर रहमान बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट जैसे ही कोई नेशन स्टेट में होता है तो अगर आपकी आर्मी या आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होते हैं तो वहां पे मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। एंड इंडिया हैज बीन वेरी लकी इन दिस रिगार्ड कि इंडिया के अंदर में हमारे आज तक कभी भी कोई मिलिट्री को नहीं है, बिकॉज हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी जो इंस्टीट्यूशन है दे आर वेरी स्ट्रांग और वो फंक्शन करना जानते हैं। तो 75 में ये अगस्त 15 को आपका इंडिपेंडेंस डे कई कंट्रीज के अंदर में तालिबान ने भी काबुल का टेक ओवर 2021 में 15 अगस्त को ही करा था और यहां पे भी जो मिलिट्री को ही होती अगस्त 15 1975। लाइक आई सेड कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अगर स्ट्रांग होती हैं तभी ये सब चीजें आपकी पॉसिबल होती कि मिलिट्री कू ना हो। तो यहां पे भी जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने जनवरी 1975 जनवरी इस पर्टिकुलर ईयर में 75 में उन्होंने जो बांग्लादेश है उसको एक प्राइम मिनिस्टर सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम से एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज कर दिया एंड एक सिंगल पार्टी बना दी, एक सोशलिस्ट पार्टी खुद की, एंड प्लस ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो यहां पे जब ये चेंजेस हुए तो यहां पे मिलिट्री के जो कुछ ओवर एम्बिशियस लीडर होते हैं, ओवर जेलस लीडर्स होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी टू टेक ओवर। तो फाइनली पहली जो मिलिट्री कू हुई आपके इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश वो हुई ऑन अगस्त 15 1975। August 15, 1975 जो है इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज उस दिन आर्मी ने सिर्फ टेक ओवर ही नहीं करा आपकी गवर्नमेंट को, शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को जो भी उस दिन उनके रेसिडेंस पे मौजूद था, उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स, उनकी खुद की वाइफ और वहां के जो स्टाफ था, जो 36 पीपल उस दिन उस रेसिडेंस के अंदर में थे, सबको उस दिन पाकिस्तान के उस दिन के मिलिट्री को, नॉट पाकिस्तान, बांग्लादेश के उस मिलिट्री कू के अंदर में सबको वहां पे असैसिनेट कर दिया गया। सिर्फ 2 लोग और उनके फैमिली, उनके बच्चे बचे, वो थे शेख हसीना और शेख रेहाना, जो दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बेटी थी इनकी। और ये सिर्फ इसलिए बच गए बिकॉज ये उस टाइम बांग्लादेश में नहीं थे, दे वर इन वेस्ट जर्मनी विद देयर फैमिली। तो 1975 में ये 2 लोग बच गए एंड बाकी पूरी फैमिली वहां पे एंड हो गई। और उसके बाद में जो वहां के मिलिट्री कू थे उसमें उन्होंने अपना प्रेसिडेंट करा और मिलिट्री रूल स्टार्ट हुआ। हाउएवर नवंबर के अंदर में ही एक और मिलिट्री कू स्टार्ट हुई अगेंस्ट दीस मिलिट्री रूलर्स। तो इनके अपोजिशन में लेफ्ट विंगर्स जो थे, तो आपकी आर्मी के अंदर में भी कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, कुछ अलग आइडियोलॉजी के हो सकते हैं। तो जो दूसरे आइडियोलॉजी के लोग थे उन्होंने नवंबर 3 1975 को इसमें उसको टेक ओवर कर दिया, उसको चेंज कर दिया। बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। नवंबर 7 को फिर से वहां पे मिलिट्री कू हुआ, फिर 75 के बाद 81 के अंदर में कू हुआ, फिर 82 में हुआ और फाइनली वेरी रिसेंटली 2007 के अंदर में लेटेस्ट मिलिट्री कू हुआ था वहां पे। ओके, तो ये एक हिस्ट्री मिलिट्री कूज की, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ईयर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला मिलिट्री कू कब हुआ। तो जो फर्स्ट मिलिट्री कू हुआ था 1975 में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहां पे असैसिनेट कर दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली को।
इसके बाद जनरल इलेक्शंस की हिस्ट्री क्या है, तो 75 के बाद 78 के अंदर में वहां जनरल इलेक्शंस हुए, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इलेक्शन थे। 1991 का एक इलेक्शन आता है जहां पे हम वापस से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए, तो जो वहां पे उनकी अपोजिशन लीडर है खालिद जिया, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो ये आपके एक और रहमान करके, आपके जिया उर रहमान करके वहां के मिलिट्री लीडर थे जो 75 के टाइम, 78 के टाइम में वो वहां पे आपके प्रेसिडेंट बने। उनकी जो विडो थी आपकी जिया उर रहमान, जो उनकी विडो है और अपोजिशन पार्टी की वो लीडर थी, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एट दैट टाइम। तो 91 में वो बनी। 2008 का इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट इलेक्शन जिसके बाद में कोई भी मिलिट्री को नहीं, और जनरल इलेक्शन 2008 के अंदर में शेख हसीना फॉर द सेकेंड टाइम बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और 2008 से लेके 2024 तक 3 इलेक्शंस और ऐसे हुए, और कंटिन्यूअसली शेख हसीना हैज बिकम द लॉन्गेस्ट एवर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो नॉट जस्ट फीमेल, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज शेख हसीना अप टिल 2024, और ये शायद अपना और रिकॉर्ड, तो पहले से ये लॉन्गेस्ट थी और ये भी हो गई। और शी इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर, अगर फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स की बात करी जाए तो सबसे लंबे टेन्योर के अंदर में अगर किसका नाम आएगा तो वो होगा शेख हसीना। ओके, तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, कुछ हिस्ट्री है आपकी बांग्लादेश की, कुछ फैक्ट शीट थी, हम टाइमलाइन जो थी उसको पहले ही कर चुके हैं। अगेन आई विल रिपीट कि आपको ये जो डेटा पॉइंट्स है ये किसी हैंडआउट में या एक MIT सेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहां पे प्लीज इन सबको अगर आपने कुछ नोट डाउन करा है वेल एंड गुड, अदरवाइज डोंट वरी, हम फिर कभी इसको कवर कर लेंगे। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज, अब मेन न्यूज हमने आज कवर कर ली है, बाकी की न्यूज में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तो एक एक करके सारी न्यूज को समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 10 एल्डरमैन टू दिल्ली कॉर्पोरेशन रूल सुप्रीम कोर्ट। सो वेरी इजी न्यूज। एल्डरमैन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओल्ड प्लस मैन, ओल्डरमैन से ही बना हुआ ये वर्ड है आपका। तो यूजुअली ये लोग वो होते हैं जो म्युनिसिपल के वर्किंग के अंदर में एक्सपर्ट होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्किंग में एक्सपर्ट होते हैं। और यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर तो है अपॉइंट करने की 10 ऐसे एल्डरमैन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गाइड करने के लिए, बट क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनको अपॉइंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर बट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आपको परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं? क्योंकि यूजुअली जब भी आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई एक्शन लेते हैं आपके एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इट इज डन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट यहां पे क्वेश्चन ये था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, बिकॉज दिल्ली इज अ स्पेशल केस, यहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, आपका पुलिस है, लैंड है, ये सब आपका जो स्टेट के कुछ लॉज होते हैं, स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की रिक्वायरमेंट है क्या इस पर्टिकुलर ऑल्डरमैन को अपॉइंट करने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट नीड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू नॉमिनेट दीज 10 पर्सन और 10 एल्डरमैन। यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे अपॉइंट कर सकता है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ऑल्डरमैन या एल्डरमैन क्या होते हैं, जैसे नेम सजेस्ट, ओल्डर लोग, आपके मेंबर ऑफ अ सिटी काउंसिल। यूजुअली इट इज रिक्वायर्ड कि दिल्ली एमसीडी में जो आप अपॉइंट करते हो दे शुड बी अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स और मोर, 25 ईयर्स से मोर होने चाहिए, और 10 इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट किया जा सकता है। एंड यूजुअली इनका काम क्या होता है, दे आर मेंट टू असिस्ट द हाउस इन टेकिंग डिसीजन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये वोटिंग तो नहीं करते हैं बट ये वहां पे अपने सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड यूजुअली दे आर द पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। बट व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि एक 25 ईयर ओल्ड के पास में क्या स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा? 25 ईयर्स के अंदर में तो आपको फर्स्ट टाइम ही इलेक्शंस फाइट करने का राइट होता है। इवन दो लेट्स से आपने कुछ गवर्नमेंट का एग्जाम भी क्लियर करा है, तो द मोस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट इज, अगर आप 21 में भी ज्वाइन करते हो, इज अगेन ऑफ 4 to 5 ईयर्स। तो 4 से 5 ईयर्स के अंदर में आप क्या ऐसा एक्सपीरियंस या क्या ऐसी उसको गाइडेंस दे पाओगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कि आपकी वहां पे कुछ हेल्प हो? हाउएवर अब यहां पे एक ऑल्डरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको यहां पे क्लीन चिट मिल चुका है विदाउट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट न्यूज इज वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट एफर्ट्स टू डिवाइड द स्टेट। तो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर में भी थोड़ा बहुत टर्मोइल ही चल रहा है और यहां पे क्या हुआ है, बीजेपी के कुछ एमपीज ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, बीजेपी के एमपीज ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट में जो नॉर्थ बंगाल है इसके अंदर में इसको डिवाइड करके एक तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में या तो असिमिलेट कर देना चाहिए या फिर यहां एक सेपरेट हमें स्टेट बना देनी चाहिए। और दूसरा दी क्लेम करते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट आपकी बिहार की, कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके वेस्ट बंगाल की और कुछ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और झारखंड की मिला के हमें एक यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी बैकवर्ड एरियाज। तो नॉर्थ बंगाल, जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल है आपका नॉर्थ वाला एरिया, इट इज लिटिल बिट बैकवर्ड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बंगाल। तो रेस्ट ऑफ द बंगाल से ज्यादा बैकवर्ड है, तो यहां पे इस टाइप की डिमांड हो रही है। तो यहां पे वेस्ट बंगाल की असेंबली ने इसके अगेंस्ट में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये एक एफर्ट्स है टू डिवाइड बंगाल फॉर द थर्ड टाइम इन इट्स हिस्ट्री। सो थर्ड टाइम की बात हो रही है, यानी एक बार दो बार पहले हुआ होगा। तो सेकेंड टाइम बंगाल का डिवीजन हुआ था ऑब्वियसली जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947। सो अगेन आपको मुझे आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट टाइम बंगाल का प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बंगाल पार्टीशन वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में किया गया था, वो किस ईयर में करा गया था, व्हाट वाज द ईयर जब उसको करा गया था, और इफ पॉसिबल इफ यू कैन टेल मी कि उसको बाद में एनल भी कर दिया था, वापस से बंगाल को ज्वाइन कर दिया गया था, वो कब किया गया था। तो यहां पे यू हैव टू आंसर मी दिस। अब नॉर्थ बंगाल के अंदर में इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस टाइप की डिमांड्स उठी हैं। जो नेपाली स्पीकिंग पीपल हैं जो आपके, बिकॉज अगर आप मैप देखोगे वेस्ट बंगाल का तो नेपाल की बॉर्डर बहुत पास में है, तो जो नेपाल के भी नेपाली स्पीकर्स हैं वो बहुत सारे आपके नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को आप दिमाग में रख सकते हैं, उसके अंदर में आके वहां पे रहने लग गए। और मेजरली जो उनकी एथनिसिटी है दैट इज गोरखा। तो गोरखा आपकी एक आर्मी रेजिमेंट भी है। तो गोरखास आर द पीपल जो दार्जिलिंग के अंदर में आके वहां पे सेटल हो गए हैं, बिकॉज नेपाल के पास में भी था। इंडियन आर्मी के भी जो गोरखा सोल्जर्स हुए वो रिटायरमेंट के बाद इस एरिया में आके यहाँ पे आके सेटल होना स्टार्ट हो गए। नेपालीज को इंडिया में सेटल होने के लिए कुछ अलग से रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो वो यहाँ के सेटल होना लगे। एंड धीरे धीरे वहां पे दे फेल्ट लाइक कि जो बंगाल की गवर्नमेंट है वो उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रही है। सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि जैसे आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर में एथनिसिटी के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी हमारी एक अलग स्टेट होनी चाहिए। एंड दे सेड कि हमें भी वी डिमांड अ गोरखालैंड, कि हमें भी एक गोरखालैंड चाहिए विच वुड बी अ स्पेसिफिक स्टेट, अ सेपरेट स्टेट फॉर द पीपल ऑफ गोरखा। तो गोरखास के लिए अलग स्टेट गोरखालैंड हमें प्रोवाइडेड, हमें नीड है उस चीज की। तो इस एक मैं आपको बस गोरखालैंड इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट दिस पर्टिकुलर डिमांड। ओके, इसके अलावा आपको जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट टाइम आपका जो बंगाल पार्टीशन था वो किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ, और अगर आप एनलमेंट का ईयर भी बता सको सो वेल एंड गुड, दैट इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड। तो ये था आपका वेस्ट बंगाल वाला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द सिटी ऑफ श्रीनगर। यहां पे एक इवेंट हुआ था टू कमेमोरेट और टू सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ श्रीनगर एज वन ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड्स क्राफ्ट सिटी नेटवर्क। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नेटवर्क करके आपका एक लिस्ट होती है जिसके अंदर में श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी बनी है जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की लिस्ट में आ चुका है। तो इससे पहले सबसे पहले जयपुर वाज द फर्स्ट सिटी, उसके बाद मैसूर एंड मामलापुरम, तीन ऐसी आपकी सिटीज हैं जो पहले से आपके इस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी लिस्ट में आ चुके हैं। 2021 के अंदर में हमने इसके लिए अप्लाई किया गया था, बट इसमें श्रीनगर का नाम इसमें तो नहीं आया, बट एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आया था। और फाइनली 2024 के अंदर में श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज का भी टैग मिल चुका है। तो वहां की जो फोक आर्ट्स हैं, आपके जो हैंडीक्राफ्ट्स है, दे आर वेरी फेमस, और अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर में भी इसका नाम भी आ चुका है। सो यू शुड नो द 4 सिटीज विच आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है इट इज गिवन बाय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल इसका देता है विच इज डिक्लेयर्ड, विच इज अ प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी ये काउंसिल ने 2014 में इसको लॉन्च किया था, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL, और इन शॉर्ट WCC इंटरनेशनल भी बोलते हैं इसको। बट यू शुड नो द 4 सिटीज विच हैव बीन मेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो NPAs ऑन मुद्रा लोन्स हैव कम डाउन इन 2023-24 सेज निर्मला सीतारमन, योर फाइनेंस मिनिस्टर। तो
कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं, और मुद्रा लोन क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो वाले लोन्स होते हैं, दीज आर बेसिकली लोन्स। जो लोन्स होते हैं वो एक्चुअल में एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं आपके बैंक्स के। और क्यों होते हैं लोन्स एसेट्स? बिकॉज लोन्स जब आपका बैंक देता है तो लोन्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो ही उसकी अर्निंग होती है, तो ये उसके एसेट्स हो गए, ना कि लाइबिलिटीज। तो ये जो एसेट्स ऐसे वाले जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो अब उनको कुछ भी रिटर्न नहीं देने वाले हैं, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। सो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है एक एनपीए की? यू शुड नो दिस। तो एनपीए इज अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ये एक ऐसा कोई लोन है जिसके ऊपर पे रीपेमेंट, जो आपको इंटरेस्ट रीपे करना है, तो ना तो आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो लेट्स से इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट था, लेट्स से अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया और 5 रुपए इंटरेस्ट बना, तो 5 रुपए इंटरेस्ट हो गया और ओरिजिनल लोन जो 100 है आपका, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। तो मान लीजिए आपने 5 रुपए पे करा, बट आपने अब प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे हो, आप 100 रुपीज पे नहीं कर रहे हो, या फिर लेट्स से आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहे हो और पेमेंट का जो डिले है वो 90 डेज का क्रॉस कर चुका है। सो 3 महीने हो चुके हैं आपने अपना पेमेंट नहीं करा है। तो अगर आप इस तरीके से पेमेंट नहीं करते हो, तो जो बैंक की बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर में आप एसेट लाइबिलिटीज आप ये सब लिखते हो, उसके अंदर में आप इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हो कि इस पर्टिकुलर लोन पे हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं मिली है। तो ये एनपीए होते हैं। अब एनपीएस के अंदर में भी आपको कैटेगराइजेशन करना होता है कि किस लेवल का एनपीए है, कि ये एक सब स्टैंडर्ड एनपीए है, डाउटफुल है, या एक लॉस एसेट हो चुका है कि अब कोई गारंटी नहीं, कोई चांस नहीं है कि ये एनपीए हमारा रिकवर होगा। तो आप इसको सब क्लासिफाई करते हो इनटू अ सब स्टैंडर्ड एसेट अगर ये एनपीए 12 मंथ्स यानी 1 साल से पे नहीं हुआ है। तो 3 मंथ से लेके 1 साल का पीरियड जो है 3 मंथ्स पे तो आप एनपीए डिक्लेयर करोगे, और एनपीए अगर वो 12 महीने तक रहा, नेक्स्ट 12 मंथ्स तक भी वो एनपीए रहता है 1 साल तक, तो आप उस एनपीए को सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर करते हो। नेक्स्ट आता है कि डाउटफुल एसेट्स। तो अगर कोई चीज 1 साल बाद 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में रहे, यानी 1 साल तक अगर एनपीए है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। 1 साल प्लस एक और 1 साल मतलब 2 साल अगर वो एनपीए है तो वो डाउटफुल एसेट बन जाएगा। और इसके बाद लॉस एसेट जो होता है ये बैंक का डिस्क्रिशन होता है। समझिएगा यहां पे ऐसा नहीं है कि और 12 महीने चाहिए आपको। लॉस एसेट्स होता है जब बैंक इस चीज में श्योर हो जाता है कि जो इसने हमें गिरवी रखा है, इसने जो मॉर्टगेज रखी है, जो भी इसके पास एसेट्स है, अगर हम सब कुछ भी सेल कर देंगे तो भी जो हमारा एसेट या हमारा लोन है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर में लॉस एसेट उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें टाइम लिमिट नहीं होता है, टाइम लिमिट होता है 90 डेज का, 12 मंथ्स का और 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, जिससे आप एनपीए सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट डिक्लेयर करते हो। लॉस एसेट का मतलब है कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में यस, यहां पे बैंक उनके अगेंस्ट में बैंकरप्सी का एक्शन तो लेता है, बट अपनी बैलेंस शीट के अंदर में, बैलेंस शीट में उसे लॉस एसेट दिखा देता है कि अब उसके लिए वो अलग से कुछ डिमांड नहीं करता, अपने बैलेंस शीट में से उसको हटा देता है और अलग प्रोसीडिंग्स में पुट अप कर देता है। तो ऐसे आप एनपीएस को डिक्लेयर करते हो। और एनपीए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब वो लोन्स जिसपे अब 90 दिन से आपका जो पैसा है वो वापस नहीं आया है। इसके बाद यहां पे आपके कमेंट क्या किया गया निर्मला सीतारमण ने कि एनपी जो मुद्रा लोन के ऊपर पे हैं वो कम हुए, यानी कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे थे उनसे पैसा वापस आने लगा है हमारे पास। तो मुद्रा लोन क्या है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म है, मुद्रा तो एक्रोनिम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यूज करती है। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये जो मुद्रा लोन्स होते हैं आपके, ये स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में, जिसके अंदर में आप जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सो माइक्रो स्मॉल मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइज आता है, सो इन सब की भी डेफिनेशन होती है। तो जो छोटे उद्योग हैं आपके एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो इसके अंदर में विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी मॉर्टगेज, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। आपको जो गवर्नमेंट है, आपको जो बैंक्स है, बिना कुछ गिरवी रखे कोलेटरल फ्री आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये गवर्नमेंट रन करती है थ्रू दी चैनल ऑफ सिडबी बैंक। So in the comment box mention the full form of SIDBI. I hope यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यस यहाँ लिखा हुआ नहीं है। SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट जिसके थ्रू आपकी जो मुद्रा स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है।
ओके और इसके अंदर में करा क्या जाता है कि जो आपके नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म एमएसई सेक्टर्स हैं, नॉट मीडियम बट माइक्रो एंड स्मॉल मेजरली जो आपके सेक्टर्स हैं, नॉन कॉर्पोरेट होना चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर के नहीं, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग का जो काम कर रहे हैं, उन सबको आप लोन्स प्रोवाइड करोगे। एंड इस मुद्रा स्कीम के अंदर में 3 टाइप के लोन मिलते हैं, तो जैसे बच्चा बड़ा होता है उसी टाइप से इनका लोन अमाउंट भी बड़ा होता है, और इसमें एक बजट अपडेट भी है। पहला है कि जब आप बिल्कुल ही छोटे उद्योग हो तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे शिशु लोन मिलता है। शिशु लोन इज बेसिकली 50,000 तक का लोन। सो एक बहुत ही माइक्रो यूनिट है। फॉर एग्जांपल कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर एक टेलरिंग यूनिट स्टार्ट करी है जिसमें 4-5 लोग ही काम करते हैं, तो 50,000 तक का उन्हें अगर कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लोन चाहिए कि भाई डे टू डे एक्टिविटी ही नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा लोन मिल जाएगा, हम बिजली का बिल पे कर पाएंगे, हम इस शॉप का जो रेंट है वो पे कर पाएंगे, 4-5 महीने में हमारा जो बिजनेस है वो फीजिबल हो जाएगा, तो उसके लिए अप टू 50,000 का लोन मिलता है। शिशु के बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लोन होता है उसे हम बोलते हैं किशोर, जो 50,000 से लेके अप टू 5 लाख रुपीस तक के लिए मिलता है। तो शिशु, बच्चा, किशोर यानी कि एक टीनेजर, और किशोर के बाद आपका तरुण होता है यानी एक एडल्ट बन चुका है आपका, और इसके अंदर में 5 लाख से लेके अप टू 10 लाख रुपीस तक के लोन मिलते हैं। तो 3 तरह के आपके लोन मिलते हैं इसमें, शिशु, किशोर और तरुण। अब बजट 24 के अंदर में क्या करा गया है कि जो मुद्रा स्कीम है, इट हैज बीन वेरी गुड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प हुई है। एंटरप्राइजेस को कोविड-19 के टाइम में बहुत हेल्प मिली थी इस पर्टिकुलर स्कीम की वजह से, इस टाइप की स्कीम की वजह से, बिकॉज ये स्कीम तो बाद में आई है। तो इस स्कीम को अब उन्होंने इसका जो एक्सटेंशन है वो उसको एक्सटेंड भी करा है, प्लस इसका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज करा है, और बजट 24 के अंदर में प्रपोजल है कि इसको लिमिट को एक्सटेंड कर देंगे अप टू 20 लाख। तो आपका जब ये बजट पास हो जाएगा, सो अगेन अ रिमाइंडर, बजट पे हम एमआईटी करेंगे, अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है। अगर आपने फिर से मुझे एमआईटी ऑन बजट के लिए बोला तो मैं अब नेक्स्ट टाइम उसको पहले ही कर दूंगा, स्कीम्स के नाम हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो 20 लाख तक का जो लिमिट है, यहाँ पे 10 लाख का मिलता है, उसे 20 लाख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये है आपकी मुद्रा योजना। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट्स अर्ज टू स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे एक और स्कीम की बात हो रही है, इट्स ओनली अ वन लाइनर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो कई बार पीएम अभीम नाम से भी पूछ सकता है कि ये पीएम अभीम किस पर्टिकुलर सेक्टर से या किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट करी गई है। सो रिमेंबर, हेल्थ इंफ्रा को क्रिएट करने के लिए आपने ये स्कीम लॉन्च करी है, 2021 में ये स्कीम लॉन्च करी थी, और आप अगेन हेल्थ केयर इंफ्रा को इंप्रूव करने के लिए। इसमें एक एडिशन क्या है, इस न्यूज में मेंशन नहीं है। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है $1 बिलियन। अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए हेल्थ केयर इंफ्रा के लिए कौन सा इंटरनेशनल बैंक है, डेवलपमेंटल बैंक है जो आपको फंडिंग दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का यहां पे फंड प्रोवाइड करा है, जिससे इंडिया अपना हेल्थ केयर इंफ्रा इंप्रूव कर सके। और पहले ये फंडिंग आई थी, और फंडिंग के बाद हमने ये स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च करी जिससे हम इस पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें। तो इसके अंदर में आप नए नए एम्स ओपन कर रहे हो, जो आपका एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप अपग्रेड कर रहे हो, सो दैट आगे जाके अगर कोई पैंडेमिक आता है तो आप उसको सफिशिएंटली, सेल्फ सफिशिएंटली उसको आप फाइट कर सको। एंड इंडिया तो वैसे ही फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो शायद आप बाकी कंट्रीज की भी यहां हेल्प कर पाओ। तो ये पर्टिकुलर स्कीम हेल्थ केयर इंफ्रा को इंप्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल। जस्टिफाई इंक्लूजन ऑफ 77 कास्ट इन ओबीसी लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट टू बंगाल गवर्नमेंट। तो ये आपका रिलेट करता है बंगाल, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर डिसीजन से। तो बंगाल की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और उसके अंदर में उन्होंने 77 कास्ट को ओबीसी लिस्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया। तो जो स्टेट की ओबीसी लिस्ट होती है उसके अंदर में 77 कास्ट को बंगाल गवर्नमेंट ने यहां ऐड कर दिया। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पे पेटिशनर्स ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पहले कोलकाता के हाई कोर्ट में केस फाइल करा, एंड दे क्लेम देयर कि ये जो 77 का इंक्लूजन करा गया है इट इज नॉट बैक्ड बाय एम्पेरिकल डेटा। ना तो एम्पेरिकल डेटा है, और आउट ऑफ दी 77, 37 कास्ट ऐसी हैं जिनके लिए कुछ कंसल्टेशन भी नहीं करा गया वहां के कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से।
तो हर स्टेट के अंदर में एक बैकवर्ड कमीशन होता है, सिमिलरली आपका एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इन सबसे कंसल्टेशन ही नहीं हुई है। सो हाउ हैव दे कम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन कि ये सारी कास्ट आपकी इस पर्टिकुलर ओबीसी में आएगी। तो यहां पे मैं आपको वापस से वहीं ले जाना चाहूंगा। रिमेंबर दिस कि आपको अगर ओबीसी में इंक्लूजन करना है और फॉर दैट मैटर एससी एसटी में किसी कास्ट को इंक्लूड करना है या उसको निकालना भी, उसको रिमूवल भी करना है, तो हर चीज के लिए आपको इंपेरिकल डेटा चाहिए होता है। तो अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एम्पेरिकल डेटा मांगा है। सो अगेन जो एससी एसटी का रिजर्वेशन भी अभी आपका एक्सटेंड करा गया है टू द स्टेट को भी सब क्लासिफिकेशन की पावर मिली है। सब क्लासिफिकेशन के लिए भी आपको डेटा शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और यहां पे ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है। तो ये एक अपडेट है आपके लिए। नेक्स्ट में आते हैं प्रीएम्बल ड्रॉप्ड फ्रॉम सेवरल एनसीईआरटीज 3-6 टेक्स्ट बुक्स। सो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस क्लास में से टेक्स्ट बुक्स में से करा। कुछ स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन भी याद करने रखते हैं बिकॉज उनको फैक्चुअल डेटा याद करने की आदत पड़ चुकी होती है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है आपका इंट्रोडक्शन टू एनी बुक, तो वो प्रीएम्बल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका लॉ बुक ही है, तो वो भी आपका प्रीएम्बल, उसमें भी आपका प्रीएम्बल है। तो प्रीएम्बल के अंदर में आपका नेचर ऑफ द पॉलिटी बताया हुआ है और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी बताए हुए हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि जो हर स्टूडेंट है, हर कोई सिटीजन है इंडिया का, उसको प्रीएम्बल पता होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्लास 3-6 की टेक्स्ट बुक से उसको रिमूव करना जस्टिफाइड है या नहीं। उसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट माय पर्सनल व्यू इज कि प्रीएम्बल एक थर्ड क्लास का स्टूडेंट समझ सकता है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, आपकी जो फर्स्ट लॉ बुक है, वो क्या क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहता है, किस टाइप का वो एक इंडिया क्रिएट करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हम जस्टिस प्रोवाइड कर सके, लिबर्टी इंडिया के अंदर ला सके, इक्वालिटी हम लोगों को दे सके और फ्रेटर्निटी स्टैब्लिश कर सकें, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीएम्बल के। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई याद करना कोई मुश्किल चीज है। तो जो इनका आर्ग्यूमेंट है कि इसको टेस्ट से इसलिए ड्रॉप किया है बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कि 3rd और 6th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है। तो आई थॉट कि एक बार इस टाइप की न्यूज को भी कवर कर लेना चाहिए। ओके, सो आगे मूव करते हैं। कोल इंडिया आइज लिथियम इन चिली। तो चिली या चाइल जो भी बोले, चिली है आई थिंक मेरे हिसाब से ये। तो चिली एक कंट्री है आपकी, और आपको मुझे बताना है लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज कौन सी हैं। ओके, हिंट, चिली इज वन ऑफ देम। लिथियम ट्रायंगल में एक कंट्री चिली है। तो ये 3 कंट्रीज है। कोल इंडिया है जो कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर में, सबसे ज्यादा जो माइनिंग करता है कोल की, जो आपकी एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। अब वो लिथियम माइनिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है और इसने बेट करा है चिली के अंदर में लिथियम को माइन करने के लिए। सो चिली इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। वर्ल्ड के 50% जो रिजर्व्स हैं वो एक ही कंट्री में है और चिली में है, यानी चिली इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ रिजर्व्स। रिमेंबर दिस, रिजर्व सबसे ज्यादा इसके पास में है, बट ये सबसे बड़ा माइनिंग या मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो माइनिंग है जिसकी, सो लार्जेस्ट माइनिंग कहां पे होती है, कौन से, सबसे ज्यादा लिथियम की बैटरीज, नॉट बैटरीज बट लिथियम को माइन करता है। तो लिथियम माइनिंग में नाम आ जाएगा नॉट चिली बट ऑस्ट्रेलिया, इट वुड बी ऑस्ट्रेलिया। बट अगर बैटरी की बात हो जाए कि लिथियम बैटरी कौन सबसे ज्यादा बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है वर्ल्ड का, चाइना। सो प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 रिजर्व्स। मतलब पहाड़ों के अंदर में पड़े हुए हैं, जमीन में है आपके लिथियम, तो रिजर्व जो है वो चिली के अंदर में। सबसे ज्यादा माइनिंग कौन कर रहा है, उनको माइन कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया माइन कर रहा है। और 3rd नंबर पे उस माइन करे हुए लिथियम से सबसे ज्यादा बैटरी कौन बना रहा है, फाइनल प्रोडक्ट कौन बना रहा है, तो उसमें टॉप पे आ चुका है चाइना। अब यहां पे आपका कोल इंडिया क्या कर रहा है, वो चिली जाएगा और माइनिंग के अंदर में इन्वॉल्व होगा, और फिर यहां पे धीरे धीरे हमारा फोकस ये है कि हम इंडिया के अंदर में भी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। ठीक है, बट यहां पे इसलिए जरूरी है कि हम माइनिंग से ही स्टार्ट करें, सो दैट वी डू नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। तो हम सीधे माइनिंग करेंगे, वहां पे फर्स्ट स्टेप से ही हम ज्वाइन हो जाएंगे। फिर बैटरी में यूज कर रहे हैं, कहीं और यूज कर रहे हैं, तो हम उस तरीके से उसको अपना पूरा सप्लाई चेन के अंदर में कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी लिथियम वाली न्यूज।
Okay, so with this we are done for today. तो I know it was a very long session. आपके बांग्लादेश ने ही more than half of the session cover करा है, but it is a important news. बहुत ही important news है. Again, it has become an important topic for CLAT. तो इस वजह से हमने उसको डिटेल में करा. And again, I am repeating, इसको हम फिर से कहीं ना कहीं MIT में या किसी future handouts में कहीं ना कहीं कवर जरूर करेंगे because it is a important news. So finally, I leave you with this particular photograph of the Pakistan surrender of army, Pakistan surrender to our Indian army, and it's a historical photo. आपकी मॉन्यूमेंटल फोटो है जिसके अंदर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कोई सबसे बड़ा आर्मी का सरेंडर हुआ था, तो इट वाज दी बांग्लादेश वॉर, जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर टू इंडियन आर्मी ऑन विच डेट, ऑन 16 दिसंबर 1971. ओके, तो स्टूडेंट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.